शुभ संध्या। शाम 6 बजे की इस आपके द फास्टेस्ट ग्रोइंग एजुकेशनल चैनल पर ज़िज़डी प्लेटफॉर्म पर साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप देख रहे हैं, बल और गति के नियम प्रश्नोत्तर थ्योरी वाले कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ हम बढ़ेंगे पार्ट 2 लेकर। पार्ट 1 में एक आइडेंटिकल जो आप कह सकते हैं आइडेंटिकल क्लास या केवल स्केचिंग क्लास जिसको कह दीजिए, एक स्केच बनाई हमने बल और गति के नियम से संबंधित। क्योंकि जो 5 सवाल है या 8 सवाल, उसमें 3 है, 5 पे जाते हैं, 8 की कल्पना लेकर चल रहे हैं। तो वहां पर आपके स्वरूप में कितना होगा, स्पेसिफाई साइंस से रिलेटेड जब भी ये टॉपिक होगा निश्चित रूप से बड़ी गहराई को मापेगा ये। इसके साथ है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेसिकली यहां कवर नहीं होगा ये पूरा, लेकिन ये जो है दूसरा आपका लिखा हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इससे रिलेटेड एक बड़ी चीज जिसको आपने भी पॉइंट आउट किया और जो पॉइंट आउट करवाने की चेष्टा भी थी, और कहीं एक ह्यूमन एरर भी था। ये सारी चीजें, वैसे कहते हैं कि अध्यात्म और विज्ञान का कनेक्शन होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो वाकई बड़ा लाजवाब होता है। माता वैष्णो देवी की तरफ एक वरदान है, भैरव ने उनसे एक वरदान लिया था कि कोई व्यक्ति आपके दर्शन करने आए तब तक उसे दर्शन का लाभ नहीं हो जब तक कि मेरे दर्शन ना कर ले। तो ठीक वैसे ही प्लेटफॉर्म के इस विज्ञान कक्षा में एक वरदान है कि आपको तमाम उन 5 मोतियों का लाभ तब हो जब तक कि आप साइंस की सारी क्लासेस ना देख लें, जैसे आप जीके की देखते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करें हम। ये सारी कक्षा के अंतिम भाग में आपसे मुखातिब होंगे, वहां सब क्लियर हो जाएगा। पहले अपना टॉपिक स्टार्ट कर लें। वेग में परिवर्तन की दर को ये पहचानिएगा। दर, वेग नाम आएगा क्योंकि बल पढ़ा है, तो बल में FMA लिखा था आपने, ये फोर्स, और इस फोर्स का जो फॉर्मूला था MA, ये M को हमने डिनोट किया था द्रव्यमान से, और A को लिखा था एक शब्द त्वरण से। बस यही, और F आप जानते हैं कि ये बल था। और थोड़ा और स्पेसिफाई कर दूं तो इस रूप में चला जाएगा ये। क्योंकि बल एक सदिश राशि होती है, तो यहां आपको उत्तर जब देखना होगा तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। और फर्ज कीजिए कि रिवीजन अगर मजबूत नहीं हुआ तो ये भी शब्द आपको उलझने पैदा करेगी। चाल से आप बाहर आ जाएंगे, बल से आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन वेग परिवर्तन शब्द में आप संवेग और त्वरण के बीच आप में एक द्वंद्व आएगा, जहां आपकी इच्छा संवेग की तरफ जाने की भी होगी। और ये बता देता हूं, क्वेश्चन क्लास से थ्योरी समझने में ऐसा भी आता है कि पहले थ्योरी पूरी करवा दीजिए। अरे नहीं, आप क्वेश्चन से थ्योरी, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन की तरफ गए तो थ्योरी बढ़ी, आपका वो अपरिमित है, और क्वेश्चन पे फोकस करके थ्योरी की तरफ गई बात, जाते हैं तो बात वो की वो आएगी और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। संवेग और त्वरण ये दोनों आपका उलझाएगा। एक ये नया शब्द लगेगा आपको, संवेग वेग से मिलता जुलता, ऐसा लग रहा है जैसे उसका मौसेरा भाई हो, तो गलती करने की गुंजाइश बनेगी। लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है बल से रिलेटेड, तो आप गलती कभी नहीं करेंगे। FMA याद कर लीजिए, ये आपका त्वरण है। जब आप बल को पढ़ेंगे तो पहले ही आपको ये देखना है, वहां आपका उत्तर सही करने में बड़ा मददगार होगा। दूसरे पे आइए आप। यदि कोई व्यक्ति नदी में नाव से कूदता है
तो नाव पीछे की ओर हट जाती है। अपन ने जब इसको पढ़ाया था तो इसका उदाहरण दूसरे स्वरूप में यही बात कहकर पूरी की थी। न्यूटन के किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के 3 सिद्धांत, न्यूटन गति के जो 3 नियम थे वो 3, पहला जड़त्व का था, दूसरा संवेग का था और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का था। अब इन तीनों में से हमें, वैसे इस पे सीधे जा सकते हैं, लेकिन अगर 2 को आउट करते हुए भी निकले तो पहला क्या कह रहा था, कोई व्यक्ति विरामावस्था में तब तक है जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगा, जड़त्व का गुण होता है उसमें, तो ये तो है नहीं कि वस्तु विराम में तो दिख ही नहीं रहा है। संवेग में कोई गति कर रहा है, तो जब आप नाव से कूदेंगे, नाव में आपकी गति तो वहां थी नहीं, वहां नाव पे तो आप दौड़ नहीं रहे थे, तो ये दूसरा भी कट जाएगा। और अगर सीधा सीधा आपको तीसरा नियम याद है तो सिंपल सी बात, तीसरा नियम था क्या? क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। और वो भी कैसे? प्रतिक्रिया के साथ एक शब्द, ये इसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई थी, विपरीत दिशा में। तो देखिए, आप नदी से कोई बंदा कूदता है, नाव पीछे की तरफ जाती है, वो उस तरफ जा रहा है, ये बंदा अगर पूर्व में जा रहा है, नाव पश्चिम में जा रही होगी, फोर्स दोनों पे इंप्लीमेंट होगा लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सिंपल अपना जो उत्तर है ये आ चुका, तो हमें इस चौथे पे जाने की जरूरत नहीं है। गुरुत्व त्वरण जी का मान है। गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा हमने, सर आइजैक न्यूटन ने जो दिया था। अब उससे रिलेटेड एक नियतांक गुरुत्व त्वरण जी का मान है। अब ये आता कहां से है? तो ये एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है और फिर इससे रिलेट करेगा। ये आर यहां पे त्रिज्या को डिनोट करेगा, ये नियतांक है, और ये द्रव्यमान बताएगा पृथ्वी का। ई जो है वो पृथ्वी को डिनोट करता है। तो जी, आप अभी इसको हम नहीं देखें तो आप इसके मान की तरफ चले जाइए। देखें आप जी का मान, हम इसको पढ़ते चले आए हैं, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस सवाल में गलत क्या क्या हो सकता है और हमें जस्टिफाई करके अपना फाइनल आंसर क्या करना है उस पर देखिएगा। एक तो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको याद रखना है। तो ऑप्शन में सब जगह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो ये हिस्सा अपना गलत हो नहीं सकता। अब 9.8 कहीं कहीं इस मान को 10 मीटर प्रति सेकंड से बताते, तो याद रखिएगा वहां एक शर्त लगती है पहले से ही कि आप जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड मानकर इसकी गणना कीजिए। वो केवल इतना सवाल को सरल बनाने के लिए राउंड अप की बात होती है या राउंड फिगर में उसको लेने का सवाल होता है, लेकिन जब मान की बात आएगी तो आपको यही लिखना है जो दे रखा है, 0.98, 9.8। ये दो आपके कंफ्यूजन पॉइंट होंगे, क्योंकि पॉइंट है इससे तो आप बच जाओगे, ये होगा नहीं। और फिर एक आपको ये उलझाएगा कि क्या 10 मीटर हो सकता है, तो नहीं, वो नहीं होगा और आप इस उत्तर को चूज करें। फिर एक बड़ी कहानी आ रही है, चंद्रमा पर यह छठा हिस्सा है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में चंद्र पे 1/6 है। मतलब पृथ्वी पे आपका भार जितना है, चंद्र पे उसका 1/6 हो जाएगा। किसी ने बड़ा लॉजिक कहा था कि यदि आपका वजन बढ़ता चला जा रहा है तो आप दिक्कत महसूस नहीं करें, आप गलत ग्रह पर हैं, क्योंकि यहां गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है। तो भार जो है वो जी के साथ मल्टीपल में आ जाता है, इसलिए भार में बढ़ोतरी हो जाती है। केवल द्रव्यमान की बात करेंगे तो वो बचेगा। इस लाइन को गंभीरता से लेना है, क्योंकि एक अलग प्रश्न के रूप में भी आ सकता है कि चंद्रमा पर
गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में होता है तो वो 1/6 होता है या फिर छठा भाग होता है। दूसरा, इसी में से कोई मान दे दे और बोले चंद्रमा पर क्या इसकी वैल्यू हो सकती है, तो वो हमें पता होगा तो हम बड़ी आसानी से बता देंगे। रॉकेट प्रक्षेपण जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है बल और गति के नियमों में एक आगे चलकर हमें पढ़ना है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण आपको यह बताता है, जिस तरह से आपने द्रव्यमान संरक्षण पढ़ा था कि अभिकारक और उत्पाद के बीच जो प्रयुक्त वहां संख्या होती है, या आप कह सकते हो उनका जो मॉलिक्यूल होता है या मोल होता है वो बराबर होना चाहिए, ठीक वैसे ही यहां पर यह कहा गया है कि किसी भी वस्तु का प्रारंभिक संवेग जो है वो उसके अंतिम संवेग के बराबर होगा और उसमें किसी तरह से न तो अतिरिक्त कुछ जोड़ा जा सकता है, ना ही उसका ह्रास हो सकता है, यानी संवेग हमेशा संरक्षित होगा। यह संवेग संरक्षण का नियम है। और इसमें यह एक अगर बड़े आसान तरीके से देखें तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि दो गोले हैं, दोनों इस दिशा में गतिमान है, आगे जाके इन दोनों में टक्कर हो जाती है और उसके बाद ये अलग होंगे। अब ये गति विपरीत भी हो सकती है और उसी दिशा में भी हो सकती है, या फिर ये रुक जाएगी और वो उधर बढ़ जाएगा। ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग है, डिपेंड करेगा द्रव्यमान क्या है। वेग का वहां रोल कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपना बहुत बड़ा मान रखेगी। ये अपना निकाय ए है, ये अपना निकाय बी है, या पिंड मान लें आप। अब ये जो पिंड है, अब इस पिंड में बात जो कही गई है वो ये है m1 u1 प्लस m2 u2 दैट गिव्स m1 v1 प्लस m2 v2। ये आया कहां से वो देखना। m1 इसका द्रव्यमान माना गया है इस पिंड का, m2 इस पिंड का द्रव्यमान माना गया है, u1 इसका प्रारंभिक वेग है जिस वेग में ये गतिमान है, u2 इसका प्रारंभिक वेग है। तो इन दोनों का संवेग ले लिया और उसके बाद दूसरी तरफ जो m1 v1 है ये इसका v1 और v2 इसका वेग हो जाएगा और द्रव्यमान तो वही रहेगा m1 m2, केवल v1 v2 चेंज होंगे। यानी प्रारंभिक और अंतिम जो वेग होगा उससे जो आप इसका संवेग ले रहे हैं, संवेग p = mv। संवेग का फॉर्मूला ये है। तो अब इससे क्या हुआ है, ये दर्शाता है कि प्रारंभिक अवस्था में जितना इसका मान रहता है वही मान इसके सेकेंडरी में भी रहेगा। इसका मतलब संवेग संरक्षित रहता है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। तो रॉकेट का प्रक्षेपण जो होता है वो इसी आधार पर होगा। अब ये संवेग संरक्षण के दो महत्वपूर्ण नियम है, एक कोणीय संवेग संरक्षण और एक रेखीय। एक तो होगा कोणीय और एक होगा रेखीय। और इनमें बताया जाता है कि परिणामी बल यदि शून्य है तो ये संरक्षित रहेंगे। आपके काम की बात इतनी याद रखनी है, संवेग संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी पिंड में प्रारंभिक और अंतिम संवेग संरक्षित रहेगा। यह संवेग संरक्षण का नियम है। दो प्रकार के होते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण और रेखीय संवेग संरक्षण। प्रारंभिक तौर पे ये आपके ज्ञान के लिए पर्याप्त। सदिश और अदिश दो नाम सुनेंगे आप भौतिक विज्ञान में। एक सदिश है और एक अदिश है। नाम से ही अगर इसको तोड़ के इसकी व्याख्या देख लो तो सदिश जिसकी कोई दिशा है, दिशा युक्त, और अदिश
जिसकी कोई दिशा नहीं है। तो दो बातें फिजिक्स आपको बताएगा कि होनी चाहिए किसी भी राशि में। वो एक तो है कि उसका परिमाण हो और दूसरा उसकी दिशा हो। परिमाण और दिशा युक्त जो राशि होगी वो सदिश होगी। आप लिख भी सकते हैं कि ये परिमाण होना चाहिए और उसकी दिशा होनी चाहिए। परिमाण और दिशा युक्त राशि सदिश होगी और जिनमें परिमाण और दिशा नहीं है वो अदिश होगी। बल सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि और वेग सदिश राशि, इन सब में दिशा होगी। बल का जो फॉर्मूला लिखा था तो हमने एक ये निशान बनाया था। ये निशान बताता है कि ये किसी निश्चित दिशा में बल लगेगा। बल के लिए तो उस दिन भी बताया, आप किसी को भी धक्का दे के देख लीजिए ना, वो धक्का किसी निश्चित दिशा में जाएगा। अनिश्चित दिशा नहीं हो सकती उसकी। क्या आपने किसी को धक्का दिया है और उसकी दिशा आपको पता ही नहीं है कि साहब हमने धक्का तो दे दिया लेकिन वो किस दिशा में गया ये पता नहीं चला? नेवर, ये नहीं होगा। उसकी दिशा होगी और परिमाण भी होगा। कितना धक्का लग रहा है ये भी निश्चित होगा। तो निश्चित रूप से FMA का फॉर्मूला दिशा को दिखा रहा है। त्वरण ये A है। त्वरण ध्यान रखिएगा, त्वरण आता कहां से है? त्वरण आता है अंतिम वेग में से। ये प्रारंभिक वेग हटता है और मतलब माइनस होता है, घटाया जाता है उसके T से, उसका फिर डिविडेशन होगा, उससे आएगा ये त्वरण। AT² V माइनस UA हो जाएगा। तो आपका जो त्वरण आएगा, त्वरण आने पर F, त्वरण के लिए अंतिम और प्रारंभिक दोनों ही चाहिए, मतलब वेग से रिलेट कर रहा है। वेग सदिश है तो ये भी सदिश हो जाएगा, क्योंकि मीटर पर जब त्वरण आएगा, अभी अपन मात्रक में गए थे, त्वरण के मात्रक में जाने पर पता चलता है कि वह प्रति सेकंड स्क्वायर में चला जाएगा। तो ये तीनों का आ रहे थे। इसमें से उत्तर जो होगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी वो सभी जो है वो सदिश राशि है। ये आपके अकॉर्डिंग आ गया कि जिस भौतिक राशि में मात्रा और दिशा दोनों निहित होते हैं उसे सदिश कहते हैं। अब ये तो याद रह जाएगा। ये याद करने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी है आपको। ये सदिश है और ये आपका अदिश है। वापस याद करा दूं, सदिश दिशा सहित और अदिश दिशा विहीन। यहां से समझ गए। आपको देखने हैं बारंबार इनको, ये आपके क्लियर होने चाहिए। तो इसका जो उदाहरण देगा, अभी जो एक क्वेश्चन था इससे पहले वाला, वो बड़ा आसान क्वेश्चन था। बल दे दिया आपको, त्वरण दे दिया आपको, तो ये चीजें तो सीधे सपाट आने वाली हैं, मुश्किल नहीं। जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, वहां लकड़ी का जलना बोलो बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि ये वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात तब होगी जब हम आपको कहें कि किण्वन क्या है। जब हम आपको ये पूछें कि वहां पर संघनन का है, तो जाके आपका बदलाव होगा। वहां आपके स्टडी का कंसेप्चुअल बेस सामने आ जाएगा। ठीक वैसे ही यहां पर इसके उदाहरण सदिश के बल, संवेग, बलाघूर्ण, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, ये यहां पर विद्युत धारा आ रही है और ये विद्युत क्षेत्र आ रहा है। विद्युत क्षेत्र सदिश में सम्मिलित है, विद्युत धारा अदिश में सम्मिलित है। विस्थापन, वेग, त्वरण, और अदिश में ऊर्जा, शक्ति, कोण, ताप, विद्युत धारा, लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य और विद्युत विभव, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये सब चले जाएंगे आपके
अदिश राशि में, ये एग्जाम्पल। और मेरी तो सीधी सलाह आपको ये है कि अच्छी तैयारी के बेस से वो एक कोना घर में आपका बन चुका होगा, वहां चिपका के डाल दीजिए। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, सोने से पहले और उठने के बाद बस इसको एक बार देख लीजिएगा। याद बिल्कुल नहीं करना है, केवल देखना है। और देखने का जादू देख लेना कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। चलें आगे। न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन, पहले डिनोट कर दूं मैं इसके, आपके जो सिंबल है उससे। अब बात करते हैं कि मात्रक किसका है। सर आइजक न्यूटन ने दिया था थ्योरी, तो उनको के सम्मान में ये न्यूटन से निरूपित किया और सीधा सीधा बल का मात्रक न्यूटन के रूप में हम देखते हैं। कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, ये सब। क्योंकि त्वरण में जाएंगे तो वही दूरी आ जाएगी, कारण ये संवेग के लिए परिणामी बल की तरफ जाना पड़ेगा, गति में दूरी आएगी। तो ये तीनों तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दूरी से संबंधित है, गति से संबंधित है। और वो बल जो है वो आपका F = ma से रिलेटेड है, ए उसमें भी है। और उसको हम न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं, उसके मात्रक को। संवेग का मात्रक फॉर्मूला बताया आपको, pmv, ये आपका संवेग है। m द्रव्यमान, v वेग हो जाएगा। तो वेग का तो होता है मीटर प्रति सेकंड, m का हो जाएगा किलोग्राम। तो ये इसका उत्तर आप देख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये उत्तर हो जाएगा। स्क्वायर होना नहीं है, इनमें से कोई होगा नहीं। अब यहां से थोड़ी सी बात है कि ये आपके लेवल में इतना ही है, मात्रक से आगे बढ़ना नहीं है। लेकिन वन रक्षक की परीक्षा में एक थ्योरी एमएलटी की दी गई थी, तो इसका जो अगला पोर्शन आएगा उसमें वो एमएलटी भी आपकी कंप्लीट करवा देंगे, ताकि कहीं उससे, क्योंकि ये एक विज्ञान की नवीन पद्धति है, तो उसका भी हमें पता होना चाहिए। वैसे ये बिल्कुल साइंस से रिलेटेड जहां आपका कंपटीशन होता है वहां का मैटर है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका लेवल फर्स्ट ग्रेड का है, तो हो सकता है वन रक्षक से आप ऊपर आते हैं तो निश्चित रूप से आपको नेक्स्ट में ये भी कंप्लीट करवाते हैं। अगला प्रश्न, वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो वेग कहलाती है। समझना जरूरी था, प्रश्न के रूप में बार बार आ रहा है ये शब्द, तो हमें पता चले कि हम वो शब्द पढ़ के आ रहे हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, वस्तु विस्थापित होती है और विस्थापन में उसको कितना समय लग रहा है, तो वो जो इकाई समय में उसका विस्थापन हो रहा है वो प्रति सेकंड उसकी तय की गई दूरी ही उसका वेग कहलाएगी। और विस्थापन का रोल वैसे बहुत बढ़िया से आएगा, क्योंकि आपका एक संबंधित टॉपिक भी है कार्य और ऊर्जा का। त्वरण बार बार आ रहा था, एसिलेरेशन, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, अब ध्यान रखिएगा ये विस्थापन की दर है। विस्थापन क्या हुआ, एक पिंड यहां पड़ा है और यहां से विस्थापित होकर ये यहां पर आया है, कितने समय में पहुंचा है, प्रति सेकंड उसने कितनी दूरी तय की है, फिर प्रति सेकंड हमने उसके दर तय कर दी, ये हुआ। त्वरण क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के वेग में, यहां विस्थापन में नहीं है, वस्तु के वेग में परिवर्तन। इसका मतलब इसमें ऑलरेडी पहले से एक कोई ना कोई वेग काम कर रहा है,
यानी उसका प्रारंभिक वेग होगा, समझना ऐसे। वेग में परिवर्तन की दर, मतलब आप परिवर्तन किसमें कर रहे हो, वेग में कर रहे हो, विस्थापन में नहीं कर रहे हो। विस्थापन का मतलब तो मैं यहां खड़ा हूं, एक कदम मैं आगे बढ़कर यहां आ गया, ये मेरा विस्थापन है। अब इस विस्थापन की दर हम तय करें तो ये वेग है, लेकिन चलते चलते आप एक गति से तो जा रहे हैं, दूसरी गति बदल दी है। सारी उलझनों को छोड़ो, इससे भी साधारण भाषा में समझें। आप बाइक राइड कर रहे हैं या कार ड्राइव कर रहे हैं, आपने एक्सीलरेटर चेंज करा या फिर अपनी स्पीड बढ़ा दी। दोनों स्पीड बढ़ाई तो एक प्रारंभिक वेग था, दूसरा आप खुले हाईवे पे चल रहे हैं, आपकी स्पीड ज्यादा होगी। आप किसी मार्केट एरिया में आ गए हैं, आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी। आपने चेंज किया है तो प्रारंभिक और अंतिम इन दोनों के बीच का जो संबंध होगा, उस दर को जो तय करेंगे वो एक्सीलरेशन या त्वरण होगा। इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड और त्वरण का, अभी बताया था मैंने आपको v माइनस CO/t² होगा, तो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक सदिश राशि है, सदिश ये दोनों ही हो जाएगी। एक बड़ा कंपैरिजन लेके आया है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, कहां कहां इससे रिलेटेड सवाल। देखिए, एक रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इन दोनों की एक विशेषता है, ये अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जब ये किसी कंपटीशन में क्वेश्चन बना के डालते हैं, वहां छोटी चीज जो बड़े छोटे लेवल पे ही होगी, 9th की बुक से आपका फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन बना के छोड़ दिया और उसका उत्तर इतना आसान होता है कि संभवतः परीक्षा निकलने के बाद हम थोड़ा ज्यादा देखते हैं उसको। पहले देखने में ऐसा लगता है कि इस लेवल का वहां पे क्यों पूछेंगे, जब एग्जाम देकर लौट रहे होते हैं तो पता चलता है कि यहां से पूछ लिया। वेग विस्थापन के परिवर्तन की दर है, ये आ चुका, और त्वरण वेग के परिवर्तन की दर है। तो इसका मतलब आज की इस क्लास के इस अंश से वेग और त्वरण में यदि आपको फर्क समझ में नहीं आया है तो जीजीडी की इस वीडियो को वापस रिपीट कर दीजिए। वेग विस्थापन के परिवर्तन की दर, वेग मतलब विस्थापन के परिवर्तन की दर, वो त्वरण क्या, वेग के परिवर्तन की दर, दोनों में पहला फर्क, दूसरा ये दोनों ही सदिश राशि है, तो ये तो इनकी समानता है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, किसमें, वेग में। ये त्वरण भी एक सदिश राशि होगी क्योंकि ये वेग परिवर्तन की दर होगा। तो परिमाण दिशा तो दोनों, जब दोनों ही सदिश आ जाएगी तो दोनों में परिमाण और दिशा है। हाँ, यहां से एक सवाल का एक अलग तरीका और देखना, अपन हमेशा अंतर पढ़ के जाते हैं कि वेग और त्वरण में ये अंतर है। अब एक अप्रत्याशित सवाल हो सकता है कि वेग और त्वरण में समानता है, तो उस समानता के लिए भी तैयार रहना है हमें। तो समानता में सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों ही सदिश राशियां हैं, दोनों का ही परिमाण होगा और दोनों की एक निश्चित दिशा होगी। सदिश बोल रहे हैं तो निश्चित दिशा तो होगी ही, साथ में परिमाण भी होगा। वेग धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। वेग धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है, जबकि त्वरण सकारात्मक या नकारात्मक तो हो सकता है लेकिन जीरो कभी नहीं होगा। और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होने का कारण है क्योंकि आप वेग में, जो उसका वेग है, उस वेग में परिवर्तन की दर नाप रहे हैं। तो इसका मतलब वेग पहले से कुछ आ रहा है, वेग जीरो नहीं था, वेग आ रहा है, उसमें परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की दर आपने ज्ञात की और वही दर त्वरण कहलाई। इसका SI, ये SI यूनिट है और इस SI यूनिट में मीटर प्रति सेकंड है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। वेग का सूत्र विस्थापन बटा समय हो जाएगा। इसका SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी MS ये, और त्वरण का सूत्र वेग अपन समय हो जाएगा। तो ये कंपैरिजन चार्ट था जो आपके बड़े काम का है। इससे आप वेग और त्वरण में
सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज अगर पूछते हैं, समानता और असमानता, तो आराम से कर सकते हैं। फिर एक बड़ा नाम, वेग और त्वरण के साथ साथ हम इसको भी पढ़ते आ रहे हैं, मोमेंटम, संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, ये p, ये द्रव्यमान और ये वेग, वस्तु का संवेग कहा जाता है। और एसआई मीटर क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यह सदिश राशि है। और किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में और बल के समानुपाती। संवेग की ये तीन बातें बड़े काम की है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में होगा, और दूसरा कि उसके समानुपाती होगा, और तीसरा ये गुणनफल है किसका, द्रव्यमान और वेग का। अब एक आंकिक प्रश्न, बड़े बड़े आंकिक प्रश्न हैं इसमें, क्योंकि कई बंदूक से गोली और उसका त्वरण तक निकलवा देते हैं। अपन बड़े साधारण से बड़े की तरफ बढ़ेंगे, ताकि जो साधारण चीज आपको क्लियर हो गई तो फिर आप उससे थोड़ा आगे और बढ़ पाएंगे। 10 किलोग्राम द्रव्यमान, याद रखिएगा द्रव्यमान को m कहते हैं, और m को ये 10 केजी लिख दिया। वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए, त्वरित यानी त्वरण, त्वरण आया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये जो दोनों है ना, ये दोनों मात्रक जिसमें आना चाहिए उसी में है। द्रव्यमान अगर यहां 500 ग्राम होता तो हमें किलोग्राम में बदलना पड़ता, क्योंकि फॉर्मूले में वो m किलोग्राम में आता है, तो यहां किलोग्राम में दे रखा है, हमें कोई चेंज नहीं करना है। एक्सीलरेशन a, त्वरण जो आया है, त्वरण कहां से लाया वो समझना। ये शब्द लिखा हुआ है त्वरित, तो त्वरित कब होगा, जब उसमें त्वरण होगा। तो त्वरण हमने 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की बात कर दी, त्वरण यहां से ले आए, तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास m आ गया, a आ गया। अब जो आपको लाना है वो क्या है, कितने बल की आवश्यकता होगी। आपका जो प्रश्न है वो ये है। और कभी भी गणितीय प्रश्न हम करते हैं तो उसका समाधान या उसका सॉल्यूशन करने से पहले हमें यही देखना है उस प्रश्न में कितनी चीजें दे रखी है, क्योंकि गणित की का आधार यही है कि अगर एक सवाल किसी सूत्र में 4 बातें हैं तो वो 3 बातें आपको दे चुका होता है, एक ही पूछता है। और यदि 2 दे रखी है तो तीसरी आप उस प्रश्न से ही निकालेंगे, तीनों निकाल के फिर चौथे को निकालना होता है। यहां पर आपको m दे दिया है 10 किलोग्राम, a दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और अब आपको कह रहा है कि बल निकालना है। तो हमने इस अंश को जब शुरू किया था, इस टॉपिक को FMA से शुरुआत करी थी। अब आप MA में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 10 आ गए और ये 10 आ गए। इसका मात्रक लगना चाहिए, बल कितने का होगा, दस किलोग्राम 10 मीटर FM में ये हो जाएगा 100 न्यूटन। ये आपकी टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, कि 100 न्यूटन होना चाहिए था, प्रिंट मिस्टेक रह गई और ये 10 न्यूटन छप गया होगा, तो 100 न्यूटन ही इसका आंसर होगा, क्योंकि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है और 10 मीटर प्रति सेकंड को त्वरित
करने के बाद इसके बल की गणना हो रही है। तो फॉर्मूला अपने सामने है, F m(a)m(10) and a10. So your answer is only 100 न्यूटन। न्यूटन हमें लगाना है, यह मात्रक है बल का। अब प्रश्न है, न्यूटन गति के संबंध में असंगत है। ये सवाल दूसरी बार आप सामना कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम, तृतीय नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो फिर असंबंध इसमें से असंगत कुछ भी नहीं है, सभी सुसंगत है। किन्हीं दो पिंडों में पारस्परिक क्रिया से पहले और पारस्परिक क्रिया के बाद, वही जो भी कुछ देर पहले अपन वो टक्कर पड़ रहे थे, दो पिंडों के बीच टक्कर हुई, कुल संवेग संरक्षित रहता है, जबकि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। बिल्कुल बाह्य बल लगेगा तो संवेग संरक्षित रहने की जरूरत ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। यह नियम कहलाता है द्रव्यानुपाती। द्रव्य की बात हो नहीं रही है तो यह होगा नहीं, ये इनमें से कोई नहीं, न्यूटन का नियम और संवेग संरक्षण का नियम। चूंकि अगर ये नहीं होता तो आप इसमें उलझते, लेकिन ये दे रखा है तो वही ट्रिपल टिक आ चुका आपका संवेग संरक्षण का नियम। ये वो आस्था वाली बातें कर रहा था मैं आपसे। भैरव के दर्शन बिना मां वैष्णो देवी के दर्शन का प्रतिफल नहीं, तो विज्ञान की सारी कक्षाओं के बिना विज्ञान को पढ़ने का प्रतिफल कैसे मिल सकता है। क्लोरोमेथेन इंडिकेट करके मुस्कुराते हुए लिखा है वहां पे। साथ में तीन चीजें चली है। शिक्षक मन है, कभी कभी शिक्षार्थी को जगाने की इच्छा हो जाती है। क्लोरोमेथेन क्लोरोमेथेन ही रहेगा और वो मेथिल क्लोराइड ही कहलाएगा। अस्पताल में इसका उपयोग होता है, किसका? क्लोरोमेथेन का नहीं, क्लोरोमेथेन का नहीं, ये है क्लोरोफॉर्म का। और वो भी बोला गया था वहां पे, क्लोरोफॉर्म भी बोला गया था। क्लोरोमेथेन के नीचे क्लोरोफॉर्म लिखने की कोशिश ही नहीं की गई थी। अब उलझन कहां थी वो बताते हैं। CHCl3, ये साधारण नहीं, बहुत बड़ी असाधारण बात थी। CHCl3 और CH3Cl बड़ी परीक्षा एजेंसी का क्वेश्चन और उतना ही दुर्दांत उसका आंसर की, जिसको जस्टिफाई करने में कम से कम 4 महीने लग गए थे, केवल इन दोनों को सुलझाने में। फर्क केवल इतना था, ये CHCl3 था, ये CH3Cl था। ये वो प्रोडक्ट है जो आपके सामने है। 3 बार क्लोरीन जब आएगी तो वो क्लोरोफॉर्म होगा। ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है और निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और स्ट्रॉन्ग तो इतना कि यदि हल्का सा इस तरीके से अपने हाथ के पास से भी निकाल जाए तो हमें वहीं पर लिटा सकता है। और नाम ट्राइक्लोरोमेथेन, 1, 2 और 3। स्ट्रक्चर बिल्कुल दे रखा है इसमें, Cl, Cl और Cl। सामान्यतः अपन इसको इस रूप में भी देखते हैं। बुक्स में आपको सामान्य रूप में ऐसे भी मिलेगा, CH और Cl3। 3 क्लोरो का प्रतिस्थापन होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन होता है वो, और ये निश्चितक के रूप में उपयोगित होता है। ये क्लोरोमेथेन, क्योंकि मेथेन
में CH4 में रिप्लेस वहां डिस्प्लेस्ड हुआ है Cl, वहां Cl का विस्थापन हुआ है। Cl एक हैलोजन है जिसने हाइड्रोजन को विस्थापित किया है, तो इसका नाम मेथिल क्लोराइड और क्लोरोमेथेन होगा। बड़ी परीक्षा में बड़ी दुविधा का आधार बना था, इसलिए वेरी क्लैरिफिकेशन आपकी भी होनी चाहिए थी, और निश्चित रूप से आप जगे हुए भी मिले, तो खुशी की बात कि ये सवाल भी गलत नहीं होना है। दुविधा में वो होंगे जिनको ये समझ नहीं आई होगी कमेंट सेशन से, वो आज क्लियर। क्लोरोमेथेन, वापस आ जाइए एक बार फिर उसको समझने के लिए। CH3 ये आपका मेथेन, इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये बनेगा। अब इसकी हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवा दीजिए। तो ये विस्थापित करके एक Cl, या फिर ये से नहीं करवा के सीधे डबल Cl2 से करवा दें आप। ये बना देगा एक विस्थापन को, और एक HCl को बाहर निकाल देगा। ये मेथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एक Cl को विस्थापित प्रतिस्थापित कर देगा, और वहां एक हाइड्रोजन को बाहर निकालकर को प्रोडक्ट HCl बना देता है। और चूंकि ये जो जिससे ये बना है ये हैलोजन है, और हैलोजन में भी कौन सा है, क्लोरो प्रतिस्थापी है। कार्यात्मक समूह ये था क्या, कार्यात्मक समूह, जिसको इंग्लिश में कहा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हैलोजन, और हैलोजन में भी ये क्लोरो से विस्थापित होकर ये आपका मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन हो गया। मैथेनॉइक अम्ल CH3COOH, इसको लिखा ऐसे भी जाता है H3 CH3C डबल बॉन्ड O और H। एक्चुअल में इसका जो फॉर्मूला है वो यही है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको ये रिप्रेजेंट करता है COOH। तो ये एथेनॉइक, इसका ये सफिक्स है, जो प्रत्यय है वो ऑइट जुड़ता है, और ये CH3COO एसिटिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। और विज्ञान में एक और बात के लिए भी इसको जानते हैं कि ये लिखते हैं अपन CH3COOH है, और जब ये टूटता है तो CH3COO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव में टूटता है। ये बड़े काम का है। आगे इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन प्रोटॉन देता है, तो ये एक अम्ल है, और अम्ल में इसको दुर्बल अम्ल के रूप में पढ़ते हैं। यानी ये 100% वियोजित नहीं होता है। HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल माना जाता है। दुर्बल अम्ल का मतलब है कि वो 100% वियोजित नहीं होता विलेन में, इस वजह से इसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। और मतलब 100% वियोजन का मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन आयन है वो 100% उसमें शामिल नहीं करता विलेन में।
और दूसरा ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम बाहर से देखते हैं तो इसको क्षार समझने की गलती कर बैठते हैं OH देखने के कारण, लेकिन ये OH नहीं होता, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में जुड़ता है। CH3COOH मैथेनोइक एसिड इस तरीके से बनेगा। अब एस्टर में मैथेनोइक एसिड जहां आपने लिखा था वो करेक्ट था, लेकिन मैथेनोइक एसिड में CH2 वहां एक एरर रही है, उसका ये था C2H5OH प्लस CH3COOH, और अपन ने कहा यही था कि ये यहां से ब्रेक करना है, इसको यहां से तो तोड़ना है केवल H को, और यहां से ब्रेक डाउन करना है OH को, और बनेगा ये CH3C डबल बॉन्ड O, ये O रहेगा, H हटेगी यहां से, और इसकी बजाय ये C2H5 आके जुड़ जाएगा, और फलों जैसी रुचिकर गंध देने वाला जो प्रोडक्ट है वो एस्टर निर्मित हो जाएगा। मैथेनोइक एसिड CH3COOH, कोई संशय नहीं, और मैथेनोइक एसिड अल्कोहल से क्रिया करेगा और एस्टर दे देता है। कीटोन कार्यात्मक समूह, चलो वो उसी पेज पे बताते हैं। ये था कार्यात्मक समूह का चार्ट जो वहां एडिंग से रह गया था। कार्यात्मक समूह में इतनी डिटेल क्वेश्चनिंग अभी तक देखी नहीं है, लेकिन बाहर बाहर से जो उथला प्रश्न हो सकता है वो किसके सफिक्स क्या हो सकते हैं या उसका प्रतीक क्या होगा। जैसे OH जुड़ता है तो ऑल लगेगा, CHO जुड़ेगा तो ये एल्डिहाइड को निरूपित करेगा, और L बोला जाएगा। कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, इसको इस रूप में लिखने पर कभी दुविधा नहीं होती, अन्यथा जब ये लिखा जाए तो इसको इस तरीके से लिखा जाए, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन जो होगा कार्बन से ही डबल बॉन्ड ये होगा, दोनों तरफ वो अपने जोड़ने का काम कर रहा होगा। हम इसको एक बार ठीक से देख लें। पूर्व लग्न यदि हम कुछ बनाते हैं तो उपसर्ग के रूप में जुड़ेगा क्लोरीन, ब्रोमीन के लिए Br, और ये आपके उदाहरण दे रखे हैं, ये सारे उदाहरण प्रोपेन से समझा रखे हैं, तो एक बार इसको बनाकर ही देख ली जाए। जैसे प्रोपेन बना गया तो C 3 कार्बन
और 3 कार्बन के लिए हमने नाम प्रयोग में लिए हैं प्रॉप, तीनों सिंगल बॉन्डेड है तो ये एल्किन होगा। फॉर्मूला ये रहा C3H8 यानी प्रोपेन। अब प्रोपेन बनने के बाद अगर H इसमें से विस्थापित हो जाए और इसकी जगह Cl लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। क्लोरो क्यों लगा? क्योंकि क्लोरीन से विस्थापित हुआ है और जब भी हेलो एल्केन बनता है या हैलोजन विस्थापित करता है तो वहां ये प्रीफिक्स के रूप में या पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे। इसको यदि ब्रोमीन से प्रतिस्थापित किया तो ये ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। एल्कोहल के लिए जब भी लगाएंगे उसके बाद पूर्व लग्न नहीं लग के ये अनुलग्न में चेंज होगा, यानी सफिक्स के तौर पे जोड़ना है। प्रोपेन को के अंदर ही एक हाइड्रोजन यदि OH से विस्थापित हो गया तो फिर ये प्रोपेन और ऑल प्रोपेनॉल बन जाता है। नेक्स्ट एल्डिहाइड, अगर हम एक कार्बन यहां पर CHO से प्रतिस्थापित कर दें इसको तो ये CHO प्रोपेनेल कहलाएगा। यहां प्रोपेनॉन बनाएगा। प्रोपेनॉन को समझना, ये कार्बन ये कीटोन का है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर। अब आप इसमें हाइड्रोजन को लगा दीजिए क्योंकि ये 4 तो सिंगल है। अब कार्बन 1 2 और 2 4 हो चुका है तो हम इसमें कुछ नहीं लगा सकते, ये यहां पे लग जाएगा। ये कि ये स्थिति वहां आ गई है। CH3CO CH3 आया कहां से? आपने केवल इतना याद रखा कीटोन, कीटोन का C डबल बॉन्ड O और दोनों ही वैलेंसी फ्री, उस दोनों ही फ्री वैलेंसी पर आपने हाइड्रोजन से इसको पूरा लिख दिया। तो अब आपके नामकरण की चीज आई तो C डबल बॉन्ड O के लिए ये जो कीटोन है, कीटोन के लिए आपको पता है अनुलग्न या सफिक्स नॉन लगेगा। तो हमें पहचानना है कि कार्बन कितने हैं? कार्बन 3 है तो प्रोपेन, प्रोपेन और अब आपको लगाना है इसका सफिक्स नॉन तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ये बनाते समय केवल आप इसका जो सूत्र है इसको ध्यान में रखिए, बाकी अपने आप ही उस सिद्धांत पे आ जाएगा जिस पे हमें कार्बन की संयोजकताओं को सुरक्षित करनी है या कार्बन की संयोजकताओं को पूर्ण करनी है। कक्षाएं हम भौतिक की तरफ बढ़ चुके हैं। ये रसायन के वो सारे आपकी के कमेंट सेशन थे जो हमें क्लियर करने थे, हो चुके। एक बार वापस स्मरण करा दूं, फास्टेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हैं, कमिटेड हैं, तो आपके पास उस 3, 5 और 8 प्रश्नों के लाजवाब उत्तर रहेंगे और कहीं आप दुविधा में नहीं होंगे। बस उस वरदान वही है कि भैरव के दर्शन किए बिना माता रानी के दर्शन का प्रतिफल नहीं हो सकता। तो विज्ञान की सारी कक्षाओं को देखे बिना सारी कक्षाओं का ज्ञान नहीं हो सकता। बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।